हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे HSSC साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हमने 45 क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं HSSC जिस पेपर में साइंस आती है उसके अंदर। तो अब देखिए हम आगे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है लिक्विड पेट्रोलियम गैस यूजुअली हैव, यानी कि जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है वो आमतौर पर क्या कंटेन करती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। सेकेंड मीथेन, ब्यूटेन एंड हेक्सेन। थर्ड है इथेन, हेक्सेन एंड नियोन। फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो देखिए जो एलपीजी है, एलपीजी गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो क्या कंटेन करती है, मीथेन प्लस ब्यूटेन प्लस में हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, इसका राइट ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज। अब देखिए जो मिथेल ब्यूटेन और हाइड्रोकार्बन है ये क्या होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। तो अब जो गैस लीकेज होगी उसका पता नहीं चलेगा, यानी कि उसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं होगी। तो उसमें क्या ऐड किया जाता है, उसके अंदर जो इथाइल मकैप्टन यूज़ किया जाता है। अब इससे क्या होगा, जो गैस लीकेज हुई है उसके अंदर जो स्मेल होगी वो किसकी स्मेल होगी, वो होगी इथाइल मकैप्टन की। वो भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्मेल वो लीकेज का पता लगाने के लिए कौन सी गैस एडिड की जाती है, तो वो इथाइल मकैप्टन है। तो इसका जो 46 है इसका राइट आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एनर्जी और हीट चेंज, यानी कि जो ऊष्मा परिवर्तन को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा यूज होगा, तो वो होगा कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर। अब थर्मोमीटर किस काम आता है, वो टेम्परेचर को, और वोल्टमीटर वोल्टेज को मापने के लिए, जो AC और DC करंट के अंदर जो वोल्टेज है उसको मापने के लिए वोल्टमीटर का यूज होगा। इसका राइट आंसर है डी, कैलोरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोकोल इज फॉर्म्ड विद, जो थर्मोकोल है वो किससे बना होता है, तो वो बना होता है पॉलीस्टीरीन से, यानी कि इसके अंदर मैनी स्टीरीन यूनिट क्या करती है, एक साथ पॉलीस्टीरीन बनाती है और उससे क्या बना होता है, थर्माकोल बना होता है। जो थर्माकोल है उसका अनदर नेम भी क्या है, पॉलीस्टीरीन है। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन ऑफ एक्वस NaCl प्रोड्यूसेस एसिड बेस बोथ या नन ऑफ दीज। तो अब देखिए यहाँ पर बोला है एक्वस NaCl, यानी कि H2O भी है और NaCl भी है। तो ये ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा यहाँ पर, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। OH जो ये H2 है वो किस में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, प्लस H2 प्लस में हाफ Cl2। तो अब देखिए जो सॉल्यूशन है उसके अंदर OH नेगेटिव मिल रहा है अपने को, यानी कि OH नेगेटिव क्या नेचर प्रोड्यूस करता है, बेसिक नेचर। तो अब जो एक्सेस अमाउंट में OH नेगेटिव मिलेगा सॉल्यूशन में, तो जो सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक। इसका आंसर क्या आएगा, बी, बेसिक नेचर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्डिंग। तो अब देखिए कोवेलेंट बॉन्डिंग होती क्या है, सबसे पहले ये होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होती है, शेयरिंग होती है। और जो आयनिक बॉन्ड है इसके अंदर क्या होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है NaOH, सेकंड HOH यानी कि H2O, नेक्स्ट C है बेंजाइल क्लोराइड, D है CO2। अब देखिए HOH के अंदर तो अपने को पता है H2O के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और जो CO2 है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर ओनली ये क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग है, यानी कि उसके अंदर आयनिक बॉन्डिंग नहीं है। यहाँ पर अपने से पूछा है बोथ, दोनों किसके अंदर मिलते हैं, तो यहाँ पर CO2 के अंदर सिर्फ कोवलेंट बॉन्डिंग है। और जो C6H5Cl है इसके अंदर सिर्फ आयनिक बॉन्डिंग है। और लेकिन जो NaOH है इसके अंदर दोनों बॉन्डिंग है। देखिए कैसे, जैसे NaO और H, ये कौन सी होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग। और सेकंड Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये कौन सी बॉन्डिंग होगी, आयनिक बॉन्डिंग। तो कौन सी बॉन्डिंग है यहाँ पर, दोनों बॉन्डिंग है, कोवलेंट भी और आयनिक बॉन्डिंग भी।
कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, जैसे ये कैटायन है और ये एनायन है, तो जो एनायन का साइज है वो छोटा होगा, कैटायन का साइज बड़ा होगा। कैटायन अपने क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा और दोनों की क्या होगी, शेयरिंग होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, द रिएक्शन इज नोन एज। अब देखिए, जो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं, यानी कि जो एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो साल्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो अब इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए, न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा, जो एसिड और बेस हैं वो क्या करेंगे, सॉल्ट कंटेन करेंगे, यानी कि ना उसमें कोई एसिड बेस दोनों इकट्ठे होंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे। अब देखिए, इसके अंदर पहला, इसका आंसर तो होगा बी। अब हम अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, टू और मोर कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अनदर कंपाउंड, ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसकी अपोजिट क्या होगी, डिसोसिएशन रिएक्शन, यानी कि एक्स वाई मिलकर एक्स प्लस वाई, यानी कि इसके अंदर एक कंपाउंड मिलकर ब्रेक होता है टू और मोर कंपाउंड में। और रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हाइड्रोजन का एडिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का भी एडिशन होता है और रिमूवल होता है ऑक्सीजन का। तो जो एसिड और बेस रिएक्शन है वो साल्ट बनाया, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ। जो जर्मन सिल्वर है वो एक एलॉय है, किसका, तो वो है कॉपर, जिंक और निकल का एलॉय। ठीक है, ये क्या होता है, वाइट इन कलर होता है और ये यूज किस में होता है, हीटिंग कोयल में। हीटिंग कोयल में यूज होता है। हीटिंग कोयल्स में क्यों यूज होता है, क्योंकि ये हार्ड होता है, टफ होता है और रेजिस्टेंट टू कोरिजन। ठीक है, इसलिए इस जर्मन सिल्वर को यूज किया जाता है। इसके अंदर कौन कौन से हैं, कॉपर, जिंक और निकल। इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, तो कौन सा है इसके अंदर, एग्जाम्पल है बी, नाइलॉन। नेक्स्ट है, बफर सॉल्यूशन इज। अब जो बफर विलयन है वो क्या है, यहाँ पर पहला ऑप्शन है सडन पीएच चेंज इन एडिशन विद एसिड, यानी कि जो अम्ल के मिलाने के साथ ही शीघ्रता से पीएच परिवर्तित होता है। सेकंड, किसी भी परिस्थिति में पीएच नहीं बदलता, पीएच डजंट चेंज एट एनी कंडीशन। सी है ओपोज चेंज इन पीएच, पीएच में परिवर्तन में प्रतिरोध करता है। डी है केवल प्रबल क्षार मिलाने पर ही पीएच में परिवर्तित होता है, यानी चेंज इन पीएच ओनली इन ऑन एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब इसका आंसर होगा बी, पीएच डजंट चेंज एट एनी कंडीशन। अब देखिए, जो बफर सॉल्यूशन होता है, बफर सॉल्यूशन किससे बना होता है, या तो यहाँ पर क्या होगा, वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस, इससे बना होता है। तो यहाँ पर या तो वीक बेस भी आ सकता है, उसका कॉन्जुगेटेड एसिड भी आ सकता है, और वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेटेड बेस यहाँ पर बफर सॉल्यूशन ये कंटेन करता है। और इसके अंदर पीएच डज नॉट चेंज एट एनी कंडीशन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ बफर सॉल्यूशन। मैंने अभी आपको बताया बफर सॉल्यूशन क्या होता है, वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, या फिर वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड। तो अब यहाँ पर क्या है, बफर सॉल्यूशन में यहाँ पर वीक होना चाहिए, वो एसिड हो या बेस हो। तो अब देखिए, ये तो सारे स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन ये क्या है, वीक एसिड है, इसका क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस है। ठीक है, हो गया ना ये पेयर, वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस। ठीक है,
तो अब ये है इसका कॉन्जुगेट बेस, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ऑन लाइटनिंग, जो बिजली कड़कने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो बिजली कड़कने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ए, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। यानी कि ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर N2 एंड O2 रिएक्ट टू फॉर्म N2O। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा N2 और O2 रिएक्ट करेंगे और फॉर्म करेंगे N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, जो केमिकल रिएक्शन का रेट है वो किस पर डिपेंड नहीं होता? तो देखिए सबसे पहले है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज। फिर है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या कर सकता है? स्लो भी कर सकता है, फास्ट भी कर सकता है रिएक्शन को। टेम्परेचर, टेम्परेचर आएगा यहाँ पर, टेम्परेचर क्या करेगा? टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेकिन प्रेशर का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क। अब देखिए जो दूध से मलाई अलग की जाती है तो दूध की डेंसिटी ऑफ मिल्क इंक्रीज या फिर डेंसिटी ऑफ मिल्क डिक्रीज। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन भी है, डेंसिटी ऑफ मिल्क डज नॉट चेंज, और फोर्थ है इट्स डेंस। तो इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट, डेंसिटी ऑफ मिल्क इंक्रीज। अब देखिए डेंसिटी ऑफ मिल्क क्यों इंक्रीज होगी? जो क्रीम है वो हमने सेपरेट की। अब देखिए सबसे पहले जो मिल्क है वो क्या कंटेन करेगा? उसके अंदर क्या होगी? क्रीम भी होगी, प्लस में मिल्क भी है, प्लस में वाटर भी है, प्लस में फैट सॉलिड और नॉन फैट सॉलिड, नॉन फैट, ठीक है, ये मिलेंगे इसके अंदर। तो अब देखिए जो क्रीम अलग की हमने, यानी कि जो दूध से क्रीम अलग की, तो उसके बाद जो वेटेज है हाई डेंसिटी कंपोनेंट का, यानी कि सॉलिड और नॉन फैट पार्ट, नॉन फैट पार्ट कौन से? यहाँ पर लैक्टोज और प्रोटीन। तो यहाँ पर जैसे ही क्रीम अलग की, जो फैट और नॉन फैट है इनका वेटेज क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी कि ये हाई डेंसिटी के थे तो इनका वेटेज ज़्यादा होगा, तो इससे ओवरऑल डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? मिक्सचर की इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर स्पोनिफिकेशन हाउ कॉमन सॉल्ट इज हेल्पफुल इन एक्सट्रैक्शन ऑफ सोप फ्रॉम सॉल्यूशन। अब जो साबुनीकरण के पश्चात विलयन से साबुन को पृथक करने में साधारण नमक किस प्रकार सहायक होता है? तो देखिए जैसे ही हमने साल्ट को ऐड किया सोप सॉल्यूशन के अंदर, सोप सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही साल्ट को ऐड किया तो इससे जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा? सैलाइन होगा, सैलाइन होगा और प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, जिससे जो सॉल्युबिलिटी है साबुन की वो क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। देखिए जैसे ही हमने साबुन के अंदर नमक डाला तो वो नमक क्या करेगा? मिश्रण को नमकीन करके फट जाएगा, वो मिश्रण जो है वो सॉल्यूशन जो है वो नमकीन होकर फट जाएगा, और जो साबुन की घुलनशीलता है वो उसे क्या कर देगा? कम कर देगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लास इज मिक्सचर ऑफ, जो ग्लास है वो किसका मिक्सचर है? तो उसका आंसर है डी, सैंड एंड सिलिकेट का, सैंड और सिलिकेट का। और एक और है ग्लास से जुड़ा हुआ, ग्लास क्या है? एक अमोर्फस सॉलिड है, अमोर्फस सॉलिड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल चेंज इन फॉलोइंग, फिजिकल चेंज इन द फॉलोइंग इज। अब देखिए फिजिकल चेंज में क्या होता है? सिर्फ मैटर की स्टेट में चेंज होता है, जो भी चेंज इन जो भी मैटर की स्टेट है सिर्फ वो चेंज होगी। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? नया कंपाउंड बनेगा, रिडक्शन में भी, डिसोसिएशन में भी क्या होगा? जो एक्स वाई है वो डिसोसिएट होंगे एक्स प्लस वाई में, यानी कि न्यू प्रोडक्ट बने हैं। लेकिन सब्लिमेशन में क्या होगा? सब्लिमेशन में सिर्फ सॉलिड से गैस के अंदर कन्वर्ट होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगी? सिर्फ स्टेट चेंज होगी। तो इसका आंसर क्या है? सब्लिमेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट का क्या काम है, वो करेगा इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन को। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है, तो ये क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, यानी कि जो उत्प्रेरक है वो क्या करेगा, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इज न्यूट्रल बिकॉज, जो वाटर है वो ना तो अम्लीय हो ना ही क्षारीय है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाटर क्या है, बॉयल एट हाई टेम्परेचर। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो H पॉजिटिव है, सॉरी यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आएगा। तो डिसोसिएशन इन इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है वो इक्वल अमाउंट में ब्रेक होंगे, तो यहाँ पर एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और इसलिए ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो इसका ऑप्शन है सी, डिसोसिएशन इन इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, वल्केनाइजेशन इज। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था वल्केनाइजेशन क्या होता है। तो वल्केनाइजेशन होता है जो रबर है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, तो उस रबर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसके अंदर सल्फर का एडिशन किया जाता है, इसे हम बोलते हैं वल्केनाइजेशन। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है स्टडी ऑफ वोल्केनो, डिसोसिएशन ऑफ पॉलीमर, रिएक्शन रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ वोल्टेज सेल, और फोर्थ है प्रोसेस ऑफ स्ट्रेथनिंग ऑफ रबर बाय हीटिंग इट विद सल्फर। तो आंसर क्या आएगा, डी आएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ स्टडी ऑफ वोल्केनो बोलते हैं वोल्केनोलॉजी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, वल्केनाइजेशन क्या होती है, प्रोसेस ऑफ स्ट्रेथनिंग ऑफ रबर बाय हीटिंग इट विद सल्फर। थैंक यू फ्रेंड, आज हम करेंगे इतने ही क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।